दोस्तों वेलकम टू तिवारी स्टडी सेंटर हिंदी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल के पार्ट 1 के बारे में, जिसका नाम है संसाधन और विकास। जैसा कि चैप्टर में ही संसाधन शब्द का उपयोग किया गया है, तो सबसे पहले हम संसाधन शब्द का मतलब जानेंगे कि संसाधन शब्द से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब होता है मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से इनके दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो मानव द्वारा प्रयोग की जाती वस्तुएं हैं उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है सांस्कृतिक संसाधन। मतलब कि वह संसाधन जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिसे बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, इसके माध्यम से इसका उपयोग हम लोग करते हैं। संसाधनों का प्रकार में बात करेंगे हम कि ये सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले है जैव संसाधन, फिर आता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो सजीव अवस्था में पाए जाते हैं, हमेशा जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, वो जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, मतलब मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक, वनस्पतियाँ हो गई, ये हमारा जैव संसाधन में आता है। अजैव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है, मतलब कि जो निर्जीव होते हैं, यानी जो सांस नहीं ले पाए, जैसे कि यहाँ दे रखा है जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक, जो सांस नहीं ले सकते हैं, जैसे कि कोई चट्टान हो गया, कोई पत्थर हो गया, मृदा, जल, ये सब जो है ये हमारे आते हैं अजैव संसाधन में। ये था उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन। अगर आगे देखेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधनों का विभाजन। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों का विभाजन दो तरीके से होता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो है जो जिसे कि दोबारा निर्माण किया जा सकता है, जो दोबारा फिर से बनाया जा सकता है। जैसे कि पानी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, सौर ऊर्जा, जो कि हम सौर ऊर्जा जैसे सोलर प्लेट में यूज होता है, सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट से सौर ऊर्जा स्टोर करके फिर जब इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इसका यूज किया जाता है, जिसे हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर आते हैं अनवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों कहते हैं जिसका प्रयोग करने के बाद वो दोबारा उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि पेट्रोलियम, इसे हिंदी में बोलेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का निर्माण हो गया, ठीक। ये क्या होता है कि ये लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक हमारे जब धरती के नीचे जब कोई जीवाश्म दबा रह जाता है, ठीक, तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वो जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल। अब आते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और चौथा सामुदायिक संसाधन, ठीक। ये 4 तरह के संसाधन हैं जो कि स्वामित्व के आधार पर बांटे जाते हैं। तो पहला हम देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होता है जिसमें निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व कोई पर्सनल व्यक्ति का, किसी पर्सनल व्यक्ति का जो संसाधन होता है उसे हम निजी संसाधन कहते हैं। जैसे कि किसी का निजी मकान हो गया, निजी चारागाह हो गया, निजी इमारत हो गया, वो निजी संसाधन होता है। अगला सामुदायिक संसाधन, जो पूरे गाँव या पूरे शहर का संसाधन होता है उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि सामुदायिक चारागाह, सामुदायिक नदियाँ, पार्क वगैरह शहरों में जो होते हैं वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। फिर आते हैं हम राष्ट्रीय संसाधन पर। राष्ट्रीय संसाधन वो होता है जो राष्ट्र की संपदा है, जैसे कि सरकारी ज़मीन हो गई, नदियाँ हो गई, ठीक, तेल उत्पादक क्षेत्र हो गया। जैसे कि हम अभी किसी भी मोनूमेंट में घूमने जाते हैं, जैसे कि इंडिया गेट, लाल किला, ये भी क्या है, एक राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक, जो कि सार्वजनिक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होता है जिस पर पूरे विश्व का स्वामित्व होता है, यानी कि पूरे विश्व का अधिकार होता है। जैसे देखते हैं तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर एवं उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी संसाधन हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग बिना अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की अनुमति के नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके प्रबंधन का जो अधिकार है, मतलब जो इसका मैनेजमेंट का जो काम है वो किसी न किसी संस्थाओं को दिया गया होता है। अब आता है चौथा पार्ट की विकास के आधार पर संसाधनों का विभाजन। विकास के आधार पर संसाधनों का विभाजन को 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। जैसे पहला आता है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार, वही चौथा है इसके बाद संचित संसाधन, ठीक। हम एक एक करके फिर इसके बारे में देखेंगे। पहले है संभावी संसाधन के बारे में। संभावी संसाधन उस तरह के संसाधन है जिनके प्रयोग की तकनीक का सही तरीके से विकास ना होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया गया। मतलब कि हमारे पास
तकनीक तो है लेकिन हम उस तकनीक का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, उस तरह के संसाधन को हम संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान में क्या है, आज के समय में भी सौर ऊर्जा का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है। अगला आता है विकसित संसाधन। यह उस प्रकार के संसाधन होते हैं जिसकी प्रभावित तकनीक तो उपलब्ध है एवं उनके प्रयोग करने के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। तकनीक भी उपलब्ध है, सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, गुणवत्ता का भी निर्धारण किया जा सकता है, मात्रा का भी निर्धारण किया जा चुका है, तो उस तरह के संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। अगला आता है भंडार। भंडार के बारे में पढ़ते हैं। वह संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, जैसे कि भंडार शब्द से ही आप सबको लगता होगा कि मतलब कि किसी चीज़ के स्टोर, कोई भी वस्तु को स्टोर करने से बात कर रहा है। तो जो वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसे हम भंडार कहते हैं, लेकिन सही तकनीक में विकसित ना होने के कारण इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा। मतलब कि हमारे पास संसाधन तो है, सामान तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी और तकनीक सही ना हो पाने के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन सही तकनीक उपलब्ध ना होने के कारण हम इसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं संचित संसाधन। वह संसाधन जिनके प्रयोग करने के लिए तकनीक तो उपलब्ध है लेकिन उनका प्रयोग अभी तक आरंभ नहीं किया गया। बस टेक्नोलॉजी भी है, संसाधन भी है, लेकिन हम उसका उपयोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। इसे भविष्य प्रयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। उस तरह के संसाधन को हम संचित संसाधन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं नदियों के जल का भंडार, जो कि क्या, नदियों के जल का भंडार हम विद्युत यानी बिजली उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कई जगह पर, कई नदियों पर अभी बांध बनाकर विद्युत उत्पादन का काम आरंभ नहीं किया गया है। इसका भविष्य में होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग, मतलब ऐसा प्रयोग, हमें ऐसे विवेकपूर्ण प्रयोग करना है केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों, मतलब कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। मतलब कि हमारे वातावरणीय में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका आज की ही पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उन संसाधनों का बेहतर ढंग से प्रयोग कर सके। ठीक, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता हो, वैसे संसाधन को संसाधन नियोजन कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि संसाधन नियोजन से क्या तात्पर्य है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1992 में हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में। 2016 में इसी स्थान पर ओलंपिक का खेल भी हुआ था। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में एजेंडा 21 पास किया गया। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य यह था कि पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोग, ये 3 मुख्य बातों से निपटने की बात बोली गई थी। किससे? पर्यावरण क्षति, मतलब कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, गरीबी से निपटना और रोग से निपटने के लिए बात कही गई थी। अब इतना होने के बाद हम आगे देखेंगे भू उपयोग, मतलब कि इस चैप्टर में अगला टॉपिक है भू उपयोग के बारे में। हम देखेंगे भू उपयोग के सबसे पहले प्रकार। ठीक, भू उपयोग के प्रकार को देखेंगे। अब भू उपयोग होता क्या है? पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा प्रयोग करना ही भू उपयोग कहलाता है। भू उपयोग इसके निम्नलिखित प्रकार है, देख लेते हैं क्या कौन कौन से प्रकार हैं इसके। वन हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, वन से हमें क्या होता है कि हमें मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को मतलब कि हमें ऑक्सीजन मिल सकता है वनों से, अधिक पेड़ लगाने से। ठीक, प्राकृतिक आपदा नहीं आ सकता है। ठीक, इस तरह से। अब आज सबसे बड़ा कि कृषि के लिए वनों के प्रकार, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला गैर कृषि प्रयोजन में लगाई जाने वाली भूमि और दूसरा बंजर भूमि। ठीक, पहला कि इसमें जो गैर कृषि प्रयोजन में लगाई जाने वाली भूमि है, इसमें वह भाग आता है जिसका प्रयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सड़क बनाना हो गया, कारखाने बनाना हो गया, नहरों का आना, रेल मार्ग
बनाना, चारागाह में बदल देना। बंजर भूमि, बंजर भूमि वह भाग है जो कृषि का योग है, जहाँ पर ही काफ़ी लंबे समय से खेती नहीं की जाती है। अगला आता है परती भूमि। परती भूमि वह भाग है जिन पर पहले से खेती की जाती थी, परंतु अब इस भूमि पर खेती नहीं की जाती, उसे हम परती भूमि कहते हैं। इस भूमि पर लगातार खेती करने से भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और यह भूमि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहती है। इसलिए इस भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना ही उचित समझा जाता है, ताकि उस मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है, जो कि लगातार खेती करने से ख़त्म हो गई है, वो उर्वरता शक्ति दोबारा वापस आ सके। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमियाँ भी होती हैं, जैसे कि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसलों के उत्पादन में किया जाता है। यह कृषि योग्य भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसलों के उत्पादन में किया जाता है। इसके अंतर्गत वह भूमि आती है जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती है। जैसे कि उदाहरण में वार्षिक फसलें मतलब कि अगर मान लो बरसात के मौसम में किसी ज़मीन पर खेती उगाई जाती है, खेती की जाती है सब अधिक, तो वो परती भूमि के अतिरिक्त वाली भूमि में आ जाएगा। जैसे कि नदियों और समुद्रों के द्वारा जमा की गई मृदा सर्वाधिक उर्वरक और कृषि योग्य भूमि होती है, तो उस भूमि पर यदि खेती की जाती है तो उसे हम परती भूमि के अतिरिक्त भूमि कहते हैं। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि का वह हिस्सा होता है जिधर फसल उगाई और काटी जाती है, वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है, इसे हम निवल बोया गया क्षेत्र भी कहते हैं। अब आते हैं भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण आज के समय में एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, इसके साथ हम कारण देखते हैं। इसका कारण है, इसके कारण माना जाता है, पहला खनन माना जाता है, अतिचारण जिसे फसलों को ज़्यादा चराया जाता है, औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन, आगे अभी और हम देखेंगे, तो हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। खनन के पश्चात मतलब खदानों के कचरों को छोड़ दिया जाता है, खदानों को कचरों के साथ छोड़ दिया जाता है। जब वर्षा होती है या तेज़ हवा चलती है तो ये कचरा बहकर भूमि में फैल जाते हैं और इसे कहते हैं भूमि को प्रदूषित कर देते हैं। इससे भूमि क्या होता है, निम्नीकृत हो जाते हैं, मतलब वहाँ की मिट्टियाँ हट जाती है, जो खनन वाले पार्ट थे, जो खुदाई करने वाले जो हिस्से वहाँ बचे थे, वो हिस्से वहाँ से हट जाते हैं। अतिचारण, जब पशुओं को जब ज़्यादा चराया जाता है एक ही स्थान पर, जब ज़्यादा चराया जाता है एक ही स्थान पर, जब चरने के लिए छोड़ दिया जाता है जानवरों को, तो वहाँ की घास की जड़ें क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। इससे भारी वर्षा एवं तेज़ हवा आने से मृदा वहाँ की अपरदित हो जाती है। इसे अत्यधिक पशुचारण में निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब आता है औद्योगिक प्रदूषण। उद्योग से निकलने वाला कचरा नालियों द्वारा नदियों और भूमि में फैल जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि आज के समय में जो कारखाने हैं वो अपने द्वारा छोड़े गए जो कचरे हैं और गंदे पानी हैं वो नदियों में और साफ भूमि पर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि भूमि प्रदूषित हो जाती है और नदियों में पानी छोड़ने से नदियों का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। ये भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। वनोन्मूलन, शहरीकरण एवं वनोन्मूलन। अब इसका मतलब होता क्या? वनोन्मूलन का मतलब होता है कि लगातार वृक्षों का कटाव। जब लगातार वृक्षों का कटाव बढ़ता रहता है या फिर लगातार वृक्ष काटे जाते हैं, उसे हम वनोन्मूलन कहते हैं। इस कारण क्या होता है, जब वृक्ष काटे जाएंगे तो पेड़ की जड़ें कमज़ोर होंगी, इससे क्या होगा, मृदा अपरदन की समस्या सामने आएंगी। पेड़ पौधे अपने क्यों होंगी? क्योंकि पेड़ पौधे अपने जड़ों से भूमि को पकड़ कर रखते हैं। यदि वो पेड़ काट दिए जाएंगे तो वो पेड़ की जड़ें वहाँ से निकल जाएंगी, पेड़ काट दिए गए और पेड़ की जड़ों को वहाँ से निकाल दिया गया, तो वहाँ की जिस मिट्टी को पेड़ की जड़ें पकड़ कर रखे थे वो मिट्टी वहाँ कमज़ोर हो जाती है और बारिश आने पर या तेज़ हवा आने पर वहाँ से उस मिट्टी का अपरदन होने लगता है। ठीक, इसीलिए वनोन्मूलन भी मृदा अपरदन का या भू निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। ठीक, और पिछले कुछ वर्षों में वृक्ष के कटाव से भू निम्नीकरण में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो ये हमने पढ़ा भू निम्नीकरण के कारण। आगे हम देखते हैं कि भू संरक्षण के उपाय, मतलब कि यदि भूमि का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला है वनारोपण, कि हम यदि जंगल उगाकर हम क्या कर सकते हैं, वनों को मिट्टी को हम बचा सकते हैं, मतलब मृदा निम्नीकरण से या फिर भूमि निम्नीकरण से हम बचा सकते हैं। ठीक, अब अत्यधिक शहरीकरण के कारण क्या होता है कि वृक्ष लगातार कटाव हो रहे हैं, तो हमें उस वृक्ष कटाव को रोकना चाहिए, क्योंकि वृक्ष अपनी जड़ों से मृदा को पकड़ रखते हैं, जैसे कि हमने भी ऊपर पढ़ा, जिसके कारण भूमि की प्रचुरता बनी रहती है। अगला पशुचारण नियंत्रण। एक ही स्थान पर हमें पशुओं को नहीं चराना चाहिए, क्योंकि एक ही स्थान पर जब पशुओं को चराते हैं तो वहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, घासें कमज़ोर हो जाती है, इससे क्या होता है, मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पशुचारण पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। अगला आता है रक्षक मेखला। वृक्षों को एक कतार में लगाकर रक्षक मेखलाएँ बनाई जाती है। ठीक, जिसके कारण हवा की तीव्रता क्या कह सकता है, कम किया जा सकता है। इससे मिट्टी की ऊपरी सतह हवा में कम उड़ती है, इससे मृदा अपरदन की संभावनाएं भी लगातार कम होती चली जाती है। अगला आता है खनन नियंत्रण।
इसमें है कि ज़मीन के नीचे से धातुओं, अयस्कों और अन्य खनिजों की खुदाई करके बाहर निकालना खनन कहलाता है। अब इससे क्या होता है कि मृदा का अपरदन बढ़ जाता है। खनन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तेलीय खनन, दूसरा है जलोढ़ खनन, तीसरा है भूमिगत खनन। ठीक, इन तीनों से ही भूमि निम्नीकरण का समस्या उत्पन्न हो सकता है। औद्योगिक जल का परिष्करण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जल है नदियों और भूमि को प्रदूषित कर देता है। अतः इसे रोकने के लिए हमें प्रभावी मतलब कि एक अच्छे कानून की आवश्यकता है जिसे सरकार द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा अभी भूमि निम्नीकरण और भूमि संरक्षण के उपाय। अगला हम देखते हैं मृदा के प्रकार कि मिट्टी यहाँ पर कितने प्रकार की है। अब इसके पहले हम देख लेंगे कि मृदा कहते किसे हैं। तो मृदा कहते हैं हम जमीन की जो ऊपरी परत होती है उसमें मोटे, मध्यम, बारीक, कार्बनिक और अकार्बनिक कण मौजूद होते हैं। जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो मोटे, मध्यम और बारीक कण उपस्थित होते हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक कण होते हैं। उन्हीं कणों को हम मृदा कहते हैं। अब मृदा को अनेक प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो आगे हम देखते हैं सबसे पहले वन मृदा के बारे में। वैसे विभाजित किया गया है वन मृदा हो गया, लाल एवं पीली मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। ठीक, ये हम मृदा के पार्ट है। अब एक एक करके हम इस मृदा के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वन मृदा के बारे में कि वन मृदा क्या होता है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार लगातार बदलाव होता रहता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। ये ध्यान रखना, ये एक कीवर्ड है इसका कि इसमें दोमट और सिल्टदार मृदाएं होती है। परंतु ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है जो कि हिमालय के हिमाचल क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत ही अधिक अपरदन होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो बहुत अधिक ढालों पर होती है और ढाल पर होने की वजह से इन मृदा का अपरदन होता है। ठीक, यह मृदा प्राकृतिक परिस्थितियों में विकसित होती है। अन्य मृदाओं के मुकाबले ये काफ़ी अधिक उपजाऊ भी होती है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे लाल मृदा के बारे में कि लाल मृदा क्या है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ठीक, यहाँ पर बारिश कम होती है। यहाँ पर ये मिट्टी लाल और पीली मृदा क्या है, क्योंकि यहाँ पर पहले ज्वालामुखी हुआ करती थी। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता था तो वहाँ से आग्नेय चट्टानें निकलती थी। आग्नेय चट्टानों के निकलने से क्या हुआ, वहाँ की मिट्टी लाल और पीली हो गई और वहाँ पर बारिश भी कम होती है। ये मृदाएँ भारत के उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा का मैदान, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट यानी कि जो कि शुरू होता है गुजरात महाराष्ट्र के आसपास से लेकर नीचे केरल तक। इन मृदाओं को लाल रंग रेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इन मृदाओं में क्या होता है कि लाल रंग होने का कारण क्या है कि इन मृदाओं में लौह धातु बहुत अधिक होता है, इसीलिए ये मृदाएं लाल रंग की होती है। इनका पीला रंग इसमें जल योजन का कारण होता है। ये मृदाएं कपास, गेहूँ, दाल, तंबाकू, मूंगफली की फसल के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा क्या है कि भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाए जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा है, जो दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। हमने देखा कि जो ऊपर वाली मृदा थी, ऊपर वाली यानी लाल एवं पीली मृदा थी, जो वन मृदा थी, वन मृदा में दोमट और सिल्टदार थी। लेकिन हम जो जलोढ़ मृदा देख रहे हैं, जलोढ़ मृदा को हम केवल दोमट मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण बलुई एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। संपूर्ण उत्तरी मैदान यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये सब जो एरिया है ये हमारा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप जो होते हैं से बनी है। मैंने निक्षेप के बारे में बताया है 9th क्लास के सेकंड चैप्टर के बारे में। 9th क्लास का जो ज्योग्राफी का मैंने सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ाया है, उसे मैंने निक्षेप के बारे में बताया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं इन निक्षेप के बारे में जानने के लिए। एक सक्रिय गलियारों के द्वारा मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। यह गेहूँ, धान, आलू की फसल के लिए सबसे उपयोगी मृदा मानी जाती है। अब आएंगे काली मृदा के बारे में, जो कि भारत में जलोढ़ मृदा के बाद सबसे अधिक उपयोग काली मृदा का किया जाता है। यह दूसरी सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली मृदा है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार एवं बसाल्ट चट्टान के निर्माण से हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार से और बसाल्ट चट्टान के निर्माण से काली मृदा का निर्माण हुआ है।
इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। ध्यान रखना, रेगर मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। यहाँ पर काली मृदा में कपास बहुत अधिक और मात्रा में होता है और बहुत अधिक होता है। अगला आता है लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक शब्द लेटर से लिया गया है। अब जिसका अर्थ है ईंट, लेटर का अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ये कारण ध्यान रखना कि क्यों होता है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक निक्षालन, जिसे हम लीचिंग भी कहते हैं, निक्षालन का परिणाम है। लेटराइट मृदा क्या होती है? अधिकतर गहरी होती है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 6.0 से कम होता है, यानी कि यह अम्लीय होती है और यह चाय, कॉफ़ी और काजू की फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है अक्सर कि लेटराइट मृदा में कौन सी फसल होती है, काली मृदा में कौन सी फसल होती है, जलोढ़ मृदा में या जलीय मृदा में कौन सी फसल अधिक होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखेंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी है। लवड़ी यानी कि उसमें नमक ज़्यादा होता है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों में जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है, जैसे कि ज्वार, तिलहन, बाजरा, रागी की फसल इस मिट्टी में उपयोगी मानी जाती है। अब बढ़ेंगे मृदा के वर्गीकरण की मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण ये क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। यदि आपको नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानना है तो वीडियो को शुरू से देखें एक बार अच्छे से, तो आपको नवीकरणीय संसाधन के बारे में पता चलेगा। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। अब मृदा के वर्गीकरण में मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उसके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को कुछ भागों में बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। जैसे कि मैंने बताया कि संपूर्ण उत्तरी मैदान में जो मृदा है उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से ही बने हैं। ये सब नदियाँ हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती है। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा इन क्षेत्रों में गहन कृषि के लिए अधिक उपयोगी है और इस एरिया में क्या है, जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। और जलोढ़ मृदा में पोटास और फॉस्फोरस और बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण कि गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य दलहन फसलें के लिए ये उपयुक्त होती है। काली मृदा के बारे में जानेंगे कुछ कीवर्ड। इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। पहला, काली मृदा कपास के लिए अधिक उचित समझी जाती है, जैसा कि मैंने अभी आप सबको ऊपर बताया था। ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पत्थर में पाई जाती है और ये मृदाएं जो है गोदावरी और कृष्णा की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा के महीन कण अर्थात मृतिका से मतलब इसके जो होते हैं कण होते हैं वो काफ़ी महीन कण होते हैं। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। लाल पीली मृदा में इसे दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में यह मृदा विकसित हुई है। ठीक, यह पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। ये सब बातें मैंने आपको ऊपर बताया है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। लेटराइट मृदा मैंने बताया अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ज़्यादातर ये मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा पर अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा इसे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है। मतलब कि इस मिट्टी को हम सिंचित करके, जब हम बहुत अधिक सिंचाई करेंगे इस मिट्टी का, तभी ये मिट्टी जाकर कृषि योग्य बन पाएगी। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर भी अधिक होता है। मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों में जल वाष्पीकृत कर खाने का नमक भी बनाया जाता है। ये सब बातें मैंने भी ऊपर बताया है आप सबको। वन मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेती होती है वो सीढ़ीदार खेती होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में नदी सोपान, जैसे मैंने ही बताया, नदी सोपान मतलब कि सीढ़ीदार खेती। मृदा अपरदन के कारण क्या है कि भूमि की ऊपरी परत जो जलवायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। भूमि की ऊपरी परत जो होती है कुछ कारण है, जैसे कि तेज हवा चलना, पानी मतलब कि उस पर बाढ़ आ जाना, ठीक, या लगातार एक ही स्थान पर पानी गिरना, वो मृदा अपरदन का कारण होता है।
ठीक, मिट्टी, इसे मिट्टी का कटाव भी कहते हैं। रेगिस्तान में बहुत अधिक होता है क्योंकि वहाँ पर ऊपरी परत क्या होती है, ऊपरी परत, जब मिट्टी की ऊपरी परत है तो काफ़ी हल्की होती है, जब तेज़ हवा चलती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसका समाधान क्या है? मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, इससे क्या होता है, मिट्टी की प्रचुरता बनी रहती है। अब इसके उपाय कुछ है जो कि यहाँ पे हम देखेंगे इसके उपाय के बारे में कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं का समानांतर हल चलाने से, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ पानी की बहाव की तीव्रता में भी कमी आ जाती है। इससे मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। ऐसी जुताई को समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। हिमालय के क्षेत्रों और आंतरिक पहाड़ी भागों में इस तरह की जुताई की जाती है। अगला आता है ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर कृषि करने से, मतलब कि पहाड़ी इलाकों में जब हम सीढ़ीदार खेती करते हैं जिससे क्या होता है, मृदा अपरदन और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। खासतौर से हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की खेती की जाती है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर और फसलों के बीच घास की पट्टी उगाकर हम क्या करते हैं कि हम मिट्टी की बहाव को रोका जा सकता है। वहाँ से फसलों के बीच में क्या होता है, घास लगाई जाती है और घास की पट्टी से तेज पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। इससे होता है मिट्टी का कटाव कम होता है। खेत के चारों तरफ मेखला बनाना, मतलब कि चारों तरफ कतार में वृक्ष को लगा देना। इससे क्या होता है कि मेखला को हवा की तीव्रता को कम किया जा सकता है मिट्टी की, जिससे कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह है हवा की वजह से उड़ नहीं सकती है, मतलब हवा कम आएगी तो मिट्टी की ऊपरी सतह भी उड़ नहीं पाएंगी। अगला आता है वृक्षारोपण। ठीक, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, फिर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रमुख कारण में से माना जाता है कि हम जितना अधिक वृक्ष लगाएंगे और वो वृक्ष की जो जड़ है वो मिट्टी को जकड़े रखेंगे। अब कारण देखेंगे, मृदा अपरदन के लिए अनेक कारणों का उत्तरदायी है। पहला कारण अति पशुचारण, जैसे मैंने ये बताया था ऊपर, पशुचारण की वजह से क्या होता है कि एक ही जगह पशुचारण करने से वहाँ घास की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, इससे मिट्टी का बहाव बढ़ जाता है। प्राकृतिक तत्व, पवन, हिमनद, जल, कृषि गलत तरीके से उपयोग करना, गलत तरीके से जुताई के तरीके से हम पवन, बंजर या वनस्पति वहीन इलाकों में पवन की गति बहुत अधिक ज़्यादा होती है, इस कारण मृदा अपरदन होता है। इस तरह का अपरदन हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला आता है हिमनद। बर्फीली नदियाँ अपने मार्गों या आसपास के इलाकों में मिट्टी का कटाव करती है। पर्वतीय इलाकों में इस प्रकार का अपरदन अक्सर होता रहता है। जल, जब मृदा अपरदन एक महत्वपूर्ण कारक है। भारी मात्रा में वर्षा और मिट्टी के कटाव द्वारा, वर्षा और मिट्टी के द्वारा नदियों के द्वारा मिट्टी का कटाव हो जाने से भूमि अपरदित हो जाती है। कृषि में गलत तरीके से जुताई और कृषि के वैज्ञानिक तरीके के कारण मृदा अपरदन होता है। पवन के द्वारा अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा उड़ाकर ले जाना, हवा जब ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ाकर ले जाती है तो ही मृदा अपरदन होता है। ये हमने मृदा अपरदन का टॉपिक कंप्लीट किया। हम देखेंगे भू उपयोग। पृथ्वी का वो भाग जो मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि पर होने वाले आर्थिक क्रियाकलापों को सूचित करते हुए वो जो वन भूमि है, कृषि भूमि है, पड़ती भूमि, चरागाह भूमि, इस तरह के अलग अलग भागों में बांटा जाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो होता है जिस पर फसल उगाई और काटी जाती है, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। पड़ती भूमि मैंने भी आप सबको ऊपर बताया था क्या होता है ये सब। ठीक, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, वो भूमि जो कि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं, ये सब बातें भी आपको ऊपर बताया गया है। ठीक, चलिए आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।